ज़रा सोचिए एक ऐसी चीज़ के बारे में जो इतनी दूर का सफ़र करेगी कि जब तक वो वहाँ पहुँचेगी हमारा सुन भी मर चुका होगा। मिल्की वे गैलेक्सी की शेप भी बदल चुकी होगी और पूरी यूनिवर्स में नए स्टार्स बनना ही बंद हो चुके होंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक रियल कैलकुलेशन है जो रियल एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने रियल फिजिक्स के फॉर्मूलास यूज़ करके निकाला है। और इसका सब्जेक्ट है वॉयेजर 1, वही छोटा सा स्पेसक्राफ्ट जो 1977 में लॉन्च हुआ था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंटिस्ट्स ने कैसे कैलकुलेट किया कि वॉयेजर 1 आने वाले ट्रिलियन सालों में कहाँ होगा, इस सफ़र में वो किस किस चीज़ से गुजरेगा, और सबसे हैरान करने वाली बात, क्या इसके साथ लगा गोल्डन रिकॉर्ड जो हमारी सिविलाइजेशन का मैसेज है, इतने लंबे वक्त तक सर्वाइव भी कर सकेगा या नहीं। अगर आपको कॉस्मिक स्केल की सोच पसंद है जहां हजारों साल एक पल जैसा लगता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है, वॉयेजर 1 अभी भी मूव कर रहा है और काफी तेजी से। ये स्पेसक्राफ्ट तकरीबन सब टन किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से सन से दूर जा रहा है, जो तकरीबन 61,000 किलोमीटर्स पर आवर बनता है। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि अगर वॉयेजर 1 अर्थ से मून तक का सफ़र करे तो यूज़ सिर्फ 3.5 घंटे लगेंगे। लेकिन स्पेस इतना बड़ा है कि इस ज़बरदस्त स्पीड के बावजूद वॉयेजर 1 को मीनिंगफुल डिस्टेंसेस तय करने में हज़ारों, लाखों और आखिरकार ट्रिलियन साल लग जाएंगे। फिलहाल वॉयेजर रिंग हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में है, स्फीयर और कॉन्स्टलेशन ऑफ फ्यूचर्स की जनरल डायरेक्शन में बढ़ रहा है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि वॉयेजर 1 अभी भी सन की ग्रेविटी से पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ। थियोरेटिकली वो मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड ऑर्बिट करेगा, बिल्कुल जैसे एक स्टार करता है, सिर्फ ये कि इसकी ऑर्बिट थोड़ी डिफरेंट और ज़्यादा इलोंगेटेड होगी। इस स्केल को समझने के लिए एक छोटा सा एनालॉजी लेते हैं। अगर हमारा पूरा सोलर सिस्टम सन से लेकर प्लूटो तक एक घर के बराबर होता, तो वॉयेजर 1 अभी इस घर के गेट से बाहर सिर्फ सड़क पर खड़ा होगा और उसका अगला रियल मंजिल यानी दूसरा स्टार, सबसे पहला माइलस्टोन जो साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया है, वो है ओर्ट क्लाउड से गुजरना। ओर्ट क्लाउड एक बहुत बड़ा शेल है जो आइसी ऑब्जेक्ट्स और कॉमेट्स पर मुश्तमिल है, जो सन के अराउंड बहुत दूर, तकरीबन 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी अर्थ और सन के दरमियान फासले का 1 लाख गुना तक फैला हुआ है। अंदाजा है कि वॉयेजर 1 को इस ओर्ट क्लाउड के अंदर दाखिल होने में खुद ही तकरीबन 300 साल लगेंगे, लेकिन पूरी तरह इस क्लाउड को पार करने में तकरीबन 20,000 साल लग जाएंगे। यानी जब तक वॉयेजर 1 ऑफिशियली अपने सोलर सिस्टम को पूरी तरह अलविदा कहेगा, तब तक इंसानियत की पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री जितनी हमें आज पाता है, उससे कई गुना ज़्यादा वक्त गुजार चुका होगा। इसी ओर्ट क्लाउड के फेज में साइंटिस्ट्स कहते हैं कि पहली बार वॉयेजर वोंड दूसरे स्टार्स की ग्रेविटी को सन की ग्रेविटी से ज़्यादा महसूस करना शुरू करेगा। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट होगा जब स्पेसक्राफ्ट, जो अभी भी एक तरह से सन का बच्चा है, धीरे धीरे अपने आप को दूसरे स्टार्स के इन्फ्लुएंस में पाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ओर्ट क्लाउड खुद इतना खाली है कि वॉयेजर 1 के वहां से गुजरने का मतलब ये नहीं कि वो किसी कॉमेट या आईसी चंक से टकरा जाएगा। इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फासला इतना ज़्यादा है कि एक स्पेसक्राफ्ट के किसी चीज़ से टकराने का चांस लगभग ना के बराबर है। ये खुद इस बात का सबूत है कि स्पेस जितना हम सोचते हैं उसे भी ज़्यादा खाली है। अगला बड़ा माइलस्टोन है एक स्टार के करीब से गुजारना। अंदाज़ा है कि तकरीबन 30,000 साल बाद वॉयेजर एक रेड ड्वार्फ स्टार जिसका नाम रॉस 248 है के बहुत करीब से गुजरेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह गुजारना बिल्कुल उस तरह नहीं होगा जैसा हम सोचते हैं। वॉयेजर 1 खुद इतनी तेज़ी से नहीं जा रहा होगा कि वो स्टार के पास फ्लाई बाय करे, बल्कि असल में रॉस 240 खुद अपनी मोशन की वजह से वॉयेजर 1 के करीब आएगा और गुजार जाएगा, जबकि वॉयेजर कंपैरेटिवली स्टेशनरी जैसा रहेगा। कुछ साइंटिस्ट्स ने पहले यह भी बताया था कि वो स्टार AC+59
थर्स 88 के नाम से भी जाना जाता है और अंदाज़ा है कि वॉयेजर तकरीबन 8.60 से 27 लाइट ईयर्स के फासले से इस स्टार के करीब से गुजरेगा, जो कॉस्मिक स्केल पर करीब माना जाता है, लेकिन फिर भी अर्थ और सन के दरमियान फासले से लाखों गुना ज़्यादा है। रॉस 248 खुद एक छोटा थंडर रेड ड्वार्फ स्टार है जो हमारे सन से बहुत छोटा और कमरोशन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेड ड्वार्फ स्टार्स सन जैसे स्टार्स के मुकाबले अपना फ्यूल बहुत धीरे धीरे जलाते हैं। इसी वजह से ये सोलर सिस्टम के सबसे लंबे जिंदा रहने वाले स्टार्स होते हैं। कुछ तो ट्रिलियन साल तक भी जल सकते हैं। इसी खासियत की वजह से जब हम वॉयेजर के बहुत लंबे फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो रेड ड्वार्फ्स जैसे स्टार्स ही वहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन होंगे, जबकि सन जैसे स्टार्स बहुत पहले ख़त्म हो चुके होंगे। अब यहाँ से कहानी असल में इंटरेस्टिंग होने लगती है, क्योंकि साइंटिस्ट्स ने इससे भी बहुत आगे तक कैलकुलेशंस किए हैं। नेदरलैंड्स की कैप्टेन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट के रिसर्चर निक ओबर्ग, जिन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया मिशन से मिले स्टार मैपिंग डेटा का इस्तेमाल करके वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों के फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज निकाले, उन्होंने बताया कि तकरीबन 500 मिलियन साल बाद वॉयेजर 1 मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड अपना एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर चुका होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारा सोलार सिस्टम खुद मिल्की वे के अराउंड करता है। ये एक ऐसी टाइम स्केल है जो अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स के बने और टूटने जैसी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बराबर है। जितने वक्त में पंगाया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट बना और फिर टूट गया, उतने ही वक्त में वॉयेजर 1 अपना पहला गैलेक्टिक ऑर्बिट पूरा कर चुका होगा। इस ऑर्बिट के दौरान एक और ख़ास चीज़ होती है। वॉयेजर 1 का ट्रेजेक्टरी मिल्की वे के डिस्क यानी उस फ्लैट चपाती जैसी शेप से ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। मतलब वो कभी डिस्क के बिल्कुल बीच में होगा और कभी डिस्क से काफ़ी ऊपर या नीचे निकाल जाएगा। साइंटिस्ट्स के कैलकुलेशंस बताते हैं कि वॉयेजर 1 अपनी इस अप डाउन मोशन में वॉयेजर 2 से ज़्यादा ड्रामेटिकली मूव करेगा और कभी कभी वो इतना ऊपर चला जाएगा कि वहाँ से दिखने वाले स्टार्स की डेंसिटी हमारी यहाँ से दिखने वाली डेंसिटी का सिर्फ आधा रह जाएगी। मतलब वो आसमान जो वॉयेजर 1 देखेगा वो हमारे आसमान से काफ़ी ज़्यादा खाली और सुनसान होगा। यहाँ एक ज़रूरी सवाल उठता है, इस पूरे लंबे सफ़र में वॉयेजर 8 का बॉडी और उसके साथ लगा हुआ गोल्डन रिकॉर्ड फिजिकली सरवाइव भी कर पाएगा या नहीं। ये गोल्डन रिकॉर्ड, जिसे कार्ल सगन और उनकी टीम ने डिज़ाइन किया था, एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है जिसके नीचे एक प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम केसिंग भी है। ये इस सोच के साथ बनाया गया था कि ये कम से कम 1 बिलियन साल तक सरवाइव करे। लेकिन निक ओबर्ग की टीम ने इस एस्टिमेट को टेस्ट करने के लिए एक बहुत डिटेल्ड सिमुलेशन बनाए, जिसमें उन्होंने देखा कि इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स वॉयेजर की बॉडी को किस रेट से इरोड करेंगे। उन्होंने बताया कि इंटरस्टेलर डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो सिर्फ 1 मिलीमीटर के हज़ारवां हिस्से जितने छोटे होते हैं, जब वॉयेजर से टकराते हैं तो वो इतनी स्पीड से आते हैं कि हर इम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट की सरफेस पर एक छोटा सा क्रेटर बना देता है, बिल्कुल जैसे हल्की हल्की बारिश लगातार किसी चीज़ को धीरे धीरे घिसती रहे। वक्त के साथ ये लाखों करोड़ों इम्पैक्ट्स मिलकर स्पेसक्राफ्ट की आउटर सरफेस को सिग्निफिकेंटली डैमेज कर सकते हैं। इन पार्टिकल्स की स्पीड भी खास अहमियत रखती है। ये टिपिकली कई किलोमीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से वॉयेजर से टकराते हैं और इस इम्पैक्ट की एनर्जी इतनी होती है कि टकराने वाली जगह पर छोटा सा मटेरियल वेपराइज हो जाता है। इस प्रोसेस को साइंटिस्ट्स स्पटरिंग कहते हैं। एक सिंगल डस्ट ग्रेन से होने वाला डैमेज तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, लेकिन ट्रिलियन सालों में जब ये प्रोसेस बढ़ता ही जाता है तो पूरी सरफेस धीरे धीरे एक सन ब्लास्टेड जैसी फिनिश ले सकती है, बिल्कुल जैसे रेगिस्तान में हवा के साथ उड़ता हुआ रेत किसी पत्थर को सालों में चिकना कर देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के लिए ये रिस्क डिफरेंट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी ट्रेजेक्टरीज डिफरेंट हैं। वॉयेजर 1 जो मिल्की वे डिस्क से ज़्यादा दूर तक ऑसिलेट करता है,
वो ज़्यादा वक्त उन डेंस डस्ट क्लाउड्स में गुजारेगा जो डिस्क के करीब मौजूद होते हैं। इस वजह से उसके गोल्डन रिकॉर्ड की आउटर सरफेस के इरोड होने का खतरा ज़्यादा है। लेकिन वॉयेजर 2 का ऑर्बिट ज़्यादा कैओटिक है, मतलब उसकी ट्रेजेक्ट्री को प्रिडिक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो कई दफ़ा अनप्रिडिक्टेबल तरीके से किसी डेंस डस्ट क्लाउड के करीब से गुजर सकता है, जिसकी ग्रेविटी उसका रास्ता बिल्कुल बदल सकती है। इसके बावजूद साइंटिस्ट्स के कैलकुलेशंस बताते हैं कि दोनों गोल्डन रिकॉर्ड्स कम से कम पार्शली तकरीबन 5 बिलियन साल तक इंटैक्ट रह सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त बात है। सोचिए, जिस वक्त गोल्डन रिकॉर्ड इतना पुराना हो चुका होगा, उस वक्त तक हमारा सन खुद अपनी ज़िंदगी के आखिरी फेज़ में पहुंच चुका होगा। साइंटिस्ट्स के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 बिलियन साल बाद सन अपना फ्यूल ख़त्म करके एक रेड जायंट बन जाएगा, इतना फैल जाएगा कि मरकरी और वीनस को निगल लेगा और अर्थ खुद भी शायद इस प्रोसेस में तबाह हो जाए या कम से कम बिल्कुल चाल कर ख़त्म हो जाए। मतलब जब तक वॉयेजर 8 का गोल्डन रिकॉर्ड इरोड होना शुरू करेगा, तब तक खुद वो प्लैनेट जहां से ये मिशन शुरू हुआ था, वो भी ख़त्म हो चुका होगा। इसी 5 बिलियन साल के दायरे में एक और बड़ा कॉस्मिक इवेंट भी होगा। मिल्की वे गैलेक्सी की हमारे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा के साथ टकरार। ये कोलिजन इतना बड़ा होगा कि मिल्की वे की खूबसूरत स्पिरल शेप, जिसे हम आज टेलीस्कोप से देखते हैं, वो पूरी तरह वार्प हो जाएगी या शायद बिल्कुल ही तबाह हो जाए। इस कोलिजन के दौरान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों इस कॉस्मिक केओस का हिस्सा बनेंगे। साइंटिस्ट्स का अंदाज़ा है कि इस तकरार में तकरीबन 1 से 5 का चांस है कि वॉयेजर 1 को नए बने हुए बड़े मिल्कोमेडा गैलेक्सी से बाहर ही फेंक दिया जाए। हालांकि वो फिर भी उस गैलेक्सी के आसपास ही रहेगा। बाहर निकलने के बावजूद वो पूरी तरह आज़ाद नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा के इस टकरार में इंडिविजुअल स्टार्स के आपस में डायरेक्ट टकराने का चांस बहुत कम है, क्योंकि स्टार्स के दरमियान फासला इतना ज़्यादा है कि पूरी गैलेक्सीज भी एक दूसरे के थ्रू गुजार सकती हैं बिना ज़्यादा स्टार्स के आपस में टकराए। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि दोनों गैलेक्सीज की शेप कंप्लीटली बदल जाएगी, और इस प्रोसेस में वॉयेजर जैसा छोटा ऑब्जेक्ट भी अपनी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी से काफ़ी हट सकता है, कभी सेंटर की तरफ खींचकर, कभी बाहर की तरफ फेंक कर। अगर वॉयेजर 1 गैलेक्सी के अंदर ही रह जाए, तो उसका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि मर्जर के बाद कितना इंटरस्टेलर डस्ट बचा हुआ है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे स्टार फॉर्मेशन और स्टार एक्सप्लोजन्स कम होते जाएंगे, वैसे वैसे नया डस्ट बनना भी कम हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वॉयेजर के लिए खतरा भी कम होता जाएगा। अगर वॉयेजर गैलेक्सी से बाहर निकल जाए, तो उसका सबसे बड़ा खतरा डस्ट नहीं, बल्कि हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज और कभी कभी किसी हॉट गैस मॉलिक्यूल से टकराना होगा, जो डस्ट के मुकाबले काफ़ी कम फ्रिक्वेंट होते हैं। अब यहाँ से हम उस टाइम स्केल में दाखिल होते हैं जहाँ पूरी ह्यूमन इमेजिनेशन भी कम पड़ती है। ट्रिलियंस और ट्रिलियंस के ट्रिलियंस साल। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर वॉयेजर का लक अच्छा रहा, डस्ट के साथ उसका इनकाउंटर कम रहा, तो वो इस दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सालों तक सफ़र कर सकता है। ये वक्त इतना लंबा है कि इसके कंपैरिजन में यूनिवर्स की करंट एज तकरीबन 3.8 बिलियन साल एक पल जैसी लगती है। यही वो पॉइंट है जहां 100 ट्रिलियन ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट आता है, जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में स्टेलिफरस ईरा के ख़त्म होने का निशान माना जाता है। साइंटिस्ट्स जिन्होंने यूनिवर्स की लॉन्ग टर्म फ्यूचर को स्टडी किया है, जैसे फिजिसिस्ट फ्रेड एडम्स और ग्रेगरी लॉफलिन, जिन्होंने अपनी फेमस किताब द 5 एजेस ऑफ द यूनिवर्स में इस बात को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, बताते हैं कि अभी हम जिस एरा में हैं उसमें नए स्टार्स बन रहे हैं, पुराने स्टार्स मर रहे हैं और ये साइकिल चल रहा है। लेकिन तकरीबन 100 ट्रिलियन साल बाद यूनिवर्स में नए स्टार्स बनने के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल यानी हाइड्रोजन गैस के बर क्लाउड्स इतने कम हो चुके होंगे कि स्टार फॉर्मेशन पूरी तरह बैंड हो जाएगा। एडम्स और लॉफलिन के फ्रेमवर्क के मुताबिक यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री को 12 एजेस में बांटा जा सकता है। पहला है प्राइमोर्डियल एरा, जो बिग बैंग के तुरंत बाद का वक्त है। दूसरा है
स्टेलिफेरस ईरा। यही वो ईरा है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, जहां गैलेक्सीज में नए स्टार्स बनना और पुराने स्टार्स का मरना दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ये एरा तकरीबन 100 ट्रिलियन साल तक चलता है। उसके बाद आता है डिजेनरेट ईरा, जहां यूनिवर्स में सिर्फ डेड स्टार्स के रेमनेंट्स, वाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स बचे होंगे, और ये एरा खुद ट्रिलियंस और ट्रिलियन साल तक चलेगा। उसके बाद ब्लैक होल एरा आता है, जहां सिर्फ ब्लैक होल्स बचते हैं, और वो भी धीरे धीरे अपनी हॉकिंग रेडिएशन की वजह से इवेपोरेट हो जाते हैं। आखिर में आता है डार्क एरा, जो यूनिवर्स की सबसे आखिरी, सबसे खाली और सबसे ठंडी स्टेट है। जब हम कह रहे हैं कि वॉयेजर एंड 100 ट्रिलियन साल में कहाँ होगा, तो ये असल में उस मोमेंट के बहुत करीब का वक्त है जब स्टेलिफेरस एरा ख़त्म होकर डिजेनरेट एरा शुरू होती है। मतलब जब तक वॉयेजर वहां पहुंचेगा, यूनिवर्स अपने स्टार मेकिंग फेज से स्टारलेस फेज में ट्रांजिशन कर चुका होगा। निक ओबर्ग ने अपनी प्रेजेंटेशन में इसी फ्यूचर को डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि इतनी दूर के वक्त में वो गैलेक्सी जहां से वॉयेजर गुजर रहा होगा, हमारे लिए बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल होगी। वहां कोई भी नॉर्मल हमारी सन जैसी मेन सीक्वेंस स्टार्स नहीं होंगी। उसकी जगह वो गैलेक्सी सिर्फ ब्लैक होल्स और स्टेलर रेमनेंट्स से भरी होगी, जैसे वाइट ड्वार्फ्स जो पुराने स्टार्स की ठंडी हुई लशें होती हैं, और न्यूट्रॉन स्टार्स जो बड़े स्टार्स के कोलैप्स होने के बाद बचते हैं। इस ईरा में रोशनी का भी बहुत ज़्यादा अभाव होगा। ओबर्ग के मुताबिक इस टाइम पीरियड में रोशनी का सबसे बड़ा सोर्स वो रारे सुपरनोवास होंगे, जो तब होते हैं जब दो स्टेलर रेमनेंट्स, जैसे दो न्यूट्रॉन स्टार्स या दो वाइट ड्वार्फ्स, आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन ऐसी तकरार खुद बहुत रारे होती है, एवरेज तकरीबन हर ट्रिलियन साल में एक बार। मतलब वॉयेजर 1 अगर वो इतनी दूर तक जिंदा रहा, तो वो एक ऐसे अंधेरे, खामोश और ऑलमोस्ट स्टैटिक यूनिवर्स में तैर रहा होगा, जहां कभी कभार हजारों सालों के इंटरवल्स पर एक अकेली सुपरनोवा की रोशनी चमककर फिर से बुझ जाती है। ये सोचना बहुत अजीब लगता है कि एक मशीन जो इंसानों ने बनाई, जो हमने अपने हाथों से केप कैनावेरल से लॉन्च किया था, वो एक दिन ऐसे यूनिवर्स में होगा जहां का हमारे जैसी कोई सिविलाइजेशन, कोई भी स्टार जो हमने कभी अपनी आंखों से देखा, और खुद हमारा सुन भी, सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका होगा। वॉयेजर अपने गोल्डन रिकॉर्ड के साथ, जिसमें इंसानों की आवाज़ें, म्यूजिक और ग्रीटिंग्स हैं, फ्रेज एंड हेयर, खामोश यूनिवर्स में एक छोटी सी गवाही की तरह तैरता रहेगा कि कभी बहुत पहले एक छोटी सी नीली प्लेनेट पर एक सिविलाइजेशन थी जो बोलना चाहती थी। ज़रा इन नंबर्स को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं, क्योंकि इंसानी ज़हन के लिए ट्रिलियन जैसा नंबर भी समझना मुश्किल होता है। 100 ट्रिलियन तो बहुत दूर की बात है। अगर हम पूरी यूनिवर्स की अभी तक की एज यानी 13.8 बिलियन साल को एक सिंगल दिन मान लें, सुबह से रात तक, तो उस हिसाब से अभी का वक्त रात के लगभग आखिरी सेकंड्स में होगा, और 100 ट्रिलियन साल का वक्त इस दिन के मुकाबले तकरीबन 7,000 से ज़्यादा ऐसे दिनों के बराबर होगा। मतलब जितना वक्त अब तक पूरी यूनिवर्स को बनते गुजरा है, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा वक्त अभी भी बाकी है, जब तक वॉयेजर 1 उस स्टारलेस एरा तक पहुंचेगा। एक और तरीके से देखें, अगर हमारी पूरी इंसानी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पाथरों के औजारों से लेकर आज तक को एक सेकंड मान लें, तो वॉयेजर 1 के उस फार फ्यूचर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उतना ही वक्त लगेगा जितना कि लाखों ऐसी सिविलाइजेशंस की पूरी हिस्ट्री को एक के बाद एक जोड़ना। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि इन्हें सिर्फ मैथमेटिकली समझा जा सकता है, इमोशनली नहीं। लेकिन यही चीज़ साइंस को इतना फैसिनेटिंग बनाती है कि वो हमें ऐसी चीज़ें सोचने पर मजबूर करती है जो हमारे रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस से बिल्कुल बाहर हैं। अब ये सवाल भी ज़रूर उठता है कि आखिर साइंटिस्ट्स इतनी दूर के फ्यूचर की कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, जब हमें खुद इतना पता नहीं कि अगला साल क्या होगा। जवाब ये है कि जितनी भी ये कैलकुलेशंस हैं, वो प्योरली ग्रेविटेशनल फिज़िक्स पर बेस्ड हैं।
मतलब अगर हम जानते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी में मैस कहाँ कहाँ है और उस मैस की ग्रेविटी कैसे काम करती है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्यूचर ट्रेजेक्टोरी को मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक बॉल को फेंकने के बाद उसका रास्ता प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया मिशन ने, जिसने ओवर 1 बिलियन स्टार्स की पोजीशन और मोशन बहुत प्रिसाइसली मैप की है, साइंटिस्ट्स को वो रॉ डेटा दिया जो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन इन कैलकुलेशंस की अपनी लिमिटेशंस भी हैं। जितना डोर फ्यूचर में हम जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि छोटी छोटी ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस, जैसे किसी डेंस डस्ट क्लाउड के करीब से गुजरना, वॉयेजर के पूरे फ्यूचर पाथ को सिग्निफिकेंटली बदल सकती हैं। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स ने अपने मॉडल्स को थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स रन किया, ताकि वो एक प्रोबेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकें, न कि एक एग्जैक्ट गारंटीड प्रिडिक्शन। यहाँ कुछ आम सवालत का जवाब भी दे देते हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं। क्या वॉयेजर 8 कभी किसी ब्लैक होल में गिर सकता है? चांस बहुत कम है, क्योंकि ब्लैक होल्स खुद स्पेस में बहुत रारे हैं और उनके बहुत करीब से गुजरना भी एक रार इवेंट होगा। लेकिन ओवर ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के स्केल पर यह बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्या वॉयेजर 1 कभी किसी दूसरी सिविलाइजेशन को मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई भी साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली नहीं दे सकता, क्योंकि हम अभी तक नहीं जानते कि यूनिवर्स में और कहीं इंटेलिजेंट लाइफ है भी या नहीं। लेकिन गोल्डन रिकॉर्ड इसी उम्मीद के साथ बनाया गया था कि अगर कभी कोई मिले तो उन्हें अर्थ के बारे में कुछ पता चल सके। क्या साइंटिस्ट्स वॉयेजर 2 के लिए भी ऐसी ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं? बिल्कुल, और उन्होंने की भी हैं। निक ओबर की रिसर्च दोनों स्पेसक्राफ्ट को कवर करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वॉयेजर 2 का एग्जिट रूट सोलर सिस्टम से डिफरेंट था, इसलिए उसका एग्जैक्ट फ्यूचर पाथ भी वॉयेजर 1 से थोड़ा अलग होगा। हालांकि ओवरऑल टाइम स्केल्स, ऊर्ट क्लाउड, स्टार एनकाउंटर्स, गैलेक्टिक ऑर्बिट और आखिर में वही ट्रिलियन साल वाला अंधेरा फ्यूचर, दोनों के लिए काफ़ी मिलते जुलते हैं। एक और सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या ये कैलकुलेशंस 100% गारंटीड हैं? बिल्कुल नहीं। जितना ज़्यादा हम फ्यूचर में जाएं, उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि छोटी छोटी ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस बदलाव ला सकती हैं। ये कैलकुलेशंस एक मोस्ट लाइकली सिनेरियो हैं, फिजिक्स के नोन लॉज पर बेस्ड, न कि एक एग्जैक्ट गारंटी। अभी ये स्पेसक्राफ्ट जो हम बात कर रहे हैं, उस ट्रिलियंस साल के फ्यूचर का स्टार खुद अपनी ज़िंदगी के आखिरी फेज में है। इसका पावर सोर्स, जो प्लूटोनियम के रेडियो एक्टिव डीके से चलता है, हर साल कमज़ोर होता जा रहा है और नासा के साइंटिस्ट्स का अंदाज़ा है कि यह स्पेसक्राफ्ट शायद 2030 तक अर्थ को कोई भी सिग्नल भेज सकेगा, उसके बाद हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। मतलब जो सफ़र हम अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऊर्ट क्लाउड से गुजारना, रॉस 248 स्टार के करीब से गुजारना, मिल्की वे का ऑर्बिट कंप्लीट करना, एंड्रोमेडा के साथ कॉलिजन और आखिरकार 100 ट्रिलियन साल के उस अंधेरे खामोश फ्यूचर में पहुंचना, इस पूरे सफ़र में से सिर्फ पहले कुछ साल ही ऐसे होंगे जब हम वॉयेजर 1 से सुन पाएंगे। उसके बाद का पूरा इतना लंबा सफ़र वो बिल्कुल अकेला, खामोश, बिना किसी कम्युनिकेशन के करेगा। ये ख्याल इंसान को एक अजीब सी फीलिंग देता है। एक मशीन जो हमने बनाई, जिसे हमने अपनी सबसे अच्छी चीज़ें, म्यूज़िक, ग्रीटिंग्स, तस्वीरें देकर भेजा, वो हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाएगी और हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसका असल अंजाम क्या होगा। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स के मुताबिक वो बहुत दूर तक, बहुत लंबे वक्त तक जिंदा रहेगी, हमसे, हमारे सन से और शायद हमारी पूरी गैलेक्सी की मौजूदा शेप से भी ज़्यादा। इसी वजह से ये कैलकुलेशन सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तरह का फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज भी है। ये हमें रिमाइंडर देते हैं कि हमारी पूरी सिविलाइजेशन, हमारा सन, हमारी अर्थ, ये सब कॉस्मिक स्केल पर कितने टेम्पररी हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि इंसान ने अपनी लिमिटेड ज़िंदगी के बावजूद कुछ ऐसा बना दिया है जो शायद यूनिवर्स के सबसे
लंबे टाइम स्केल्स तक जिंदा रहेगा, कई गुना ज़्यादा लंबा जितनी खुद हमारी स्पीसीज की ज़िंदगी है। ये बात और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम सोचते हैं कि वॉयेजर 1 को बनाने वाले बहुत से इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स जिन्होंने 1970s में इस स्पेसक्राफ्ट पर काम किया था, वो खुद भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी मेहनत, उनका डिज़ाइन और उनकी सोच, वो सब एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो गए जो उनकी अपनी ज़िंदगी से, उनके बच्चों की ज़िंदगी से और शायद इंसानियत की पूरी स्पीसीज़ की ज़िंदगी से भी ज़्यादा लंबा सफ़र करेगी। ये एक ऐसी लेगेसी है जो किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं बनाए। एक ऑब्जेक्ट जो अपने क्रिएटर से इतना ज़्यादा लंबा जिंदा रहेगा कि कंपैरिजन ही बेमानी हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि वॉयेजर मिशन के जितने भी साइंटिस्ट इस स्पेस क्राफ्ट के साथ डिकेड्स तक काम करते रहे, उन्होंने खुद भी कभी इस फार फ्यूचर को लिटरली सोचने की कोशिश नहीं की होगी, जब तक कि गाया जैसी मिशंस का डेटा अवेलेबल नहीं हुआ। इससे पहले ऐसी कैलकुलेशंस सिर्फ थियोरेटिकल एस्टिमेट्स थे, क्योंकि हमें मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स की एग्जैक्ट पोजीशंस और मोशंस इतनी प्रिसाइसली मालूम ही नहीं थी। मॉडर्न डेटा ने पहली बार साइंटिस्ट्स को इस काबिल बनाया कि वो वॉयेजर जैसे ऑब्जेक्ट्स का फ्यूचर इतनी डिटेल में ट्रेस कर सकें, जो खुद इस बात का सबूत है कि एस्ट्रोनॉमी की टेक्नोलॉजी भी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वॉयेजर 2 के साथ भी यही कैलकुलेशंस लगभग मिलती जुलती हैं, हालांकि उसका एग्जैक्ट रास्ता डिफरेंट है। दोनों स्पेसक्राफ्ट अपने अपने ट्रेजेक्टरीज पर इस बहुत लंबे फ्यूचर में अलग अलग स्टार्स के पास से गुजरेंगे, अलग अलग डस्ट क्लाउड्स का सामना करेंगे और शायद एंड्रोमेडा कोलिजन में भी अलग डायरेक्शंस में बिखर जाएंगे। लेकिन दोनों का बेसिक अंजाम एक जैसा है। दोनों अगर डिस्ट्रॉय ना हुए तो बहुत लंबे वक्त तक एक खामोश बदलती हुई गैलेक्सी में हमेशा के लिए तैरते रहेंगे। एक आखिरी बात जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, अभी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों हमारे लिए जिंदा हैं, क्योंकि वो हमें सिग्नल भेजते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं और उनकी हर खबर न्यूज़ बनती है। लेकिन जैसे ही उनका पावर खत्म होगा, वो हमारे लिए मर जाएंगे। हालांकि फिजिकली वो बिल्कुल वैसा ही रहेंगे जैसा वो आज हैं, बस खामोश। ये फ़र्क बहुत इंटरेस्टिंग है। एक स्पेसक्राफ्ट के लिए जिंदा होना, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो हमसे बात कर सकता है। जिस दिन वो बात करना बंद करेगा, उस दिन से लेकर अगले 100 ट्रिलियन साल तक वो बिल्कुल वैसा ही खामोशी से अपना सफ़र जारी रखेगा, बिना किसी को बताए कि वो कहाँ है और क्या देख रहा है। तो अगली बार जब आप रात को आसमां देखें और सोचें कि वॉयेजर 1 कहाँ होगा, तो याद रखिएगा, अभी तो वो हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल किनारे पर है, लेकिन अगर हम ट्रिलियन साल आगे देखें तो वो एक ऐसी जगह होगा जहां हमारा सन भी एक याद बन चुका होगा और पूरी गैलेक्सी खुद भी बिल्कुल डिफरेंट दिखती होगी। ये एक ऐसी सोच है जो इंसान को अपनी जगह, अपने वक्त और अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके ख्याल में अगर कभी कोई दूसरी सिविलाइजेशन वॉयेजर 1 को लाखों या ट्रिलियन साल बाद ढूंढ ले तो उन्हें उस गोल्डन रिकॉर्ड से हमारे बारे में क्या समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग स्पेस कहानी के साथ।